नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आईसीआई जीएसटी एफएक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं आपके साथ। What do you understand by the term in the course of business and furtherance of business? What is the tax treatment of the same under GST? तो व्यवसाय के दौरान या आगे। इसको अगर मैं सिंपली इनकम टैक्स का एक प्रोविजन है इनकम टैक्स में बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसको हम लोग कहते हैं बिफोर ट्रायल रन या आफ्टर ट्रायल रन। अब एक बात बताइए, बिफोर ट्रायल रन अगर आपने कोई एसेट्स खरीदा है, कोई चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या करंट एसेट्स हो, क्या उसका आईटीसी आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। कमेंसमेंट के पहले यानी कि बिफोर ट्रायल रन अगर आपने कोई एसेट बेचा है, चाहे वो करंट एसेट्स हो या कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी है कमर्शियल पर्पस के लिए, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। तो ये जो क्लॉज है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये दोनों जगह एप्लीकेबल है। आउटवर्ड सप्लाई में भी बिजनेस होना चाहिए और इनवर्ड सप्लाई में भी बिजनेस होना चाहिए। आउटवर्ड सप्लाई में अगर बिजनेस है तो जीएसटी एप्लीकेबल है, वन ऑफ द कंडीशन है बिजनेस होना चाहिए, और इनवर्ड सप्लाई में भी वन ऑफ द कंडीशन है कि बिजनेस होना चाहिए। तो यही मतलब है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नाउ this term is important at two places, outward supply and inward supply for availing ITC। अब अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो अब तुरंत आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। In GST, the two basic elements are supply and ITC. The definition supply as given 7(1)(a) of the GST Act includes this in the course or furtherance of business। तो ये हमने डिस्कस किया ही था आपके साथ और हमने बताया था सप्लाई का मतलब भैया कॉन्ट्रैक्ट है। Hence, in the course of and in furtherance of business is the primary requirement for supply in GST, and supply is the primary and necessary element for levying of GST। तो taxable supply by a taxable person, मैं registered person नहीं बोल रहा हूँ, taxable supply by a taxable person। The term further enables the entity to supply and receive supplies where the act is towards achieving the goals of the business। अब इनकम टैक्स का सेक्शन 28 याद कीजिए, जहां पर कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, उस पर डिडक्शन मिलता है आपको, लेकिन वहां पर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का डिडक्शन मिलता है। लेकिन बिफोर कमेंसमेंट को आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है या अमोर्टाइज करना पड़ता है अंडर सेक्शन 35D, जहां पर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है, लेकिन ऐसा यहां पर है नहीं। ना सेक्शन 16 में भी लिखा हुआ है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर अवेलिंग आईटीसी, अच्छा लिखा ही हुआ है, शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज में बी प्रिस्क्राइब एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ टू हिम which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business। जब वो लिखता है intended to be used in the course of furtherance of business, यानी कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले भी या बिफोर ट्रायल रन भी आपने कोई खर्चा किया है या सेटअप के दौरान कोई खर्चा किया, उन सब का आपको आईटीसी मिलेगा। In the course of furtherance is not defined under the GST Act but is broad enough to cover any supplies made in connection with the business से related। The phrase widens the scopes of the definition of business to bring more activities within its ambit। The phrase course of furtherance further extends to course of furtherance of business, hence it is important to understand the meaning of business which is defined in section 2 subsection 17। अब जब section 2 subsection 17 देखेंगे तो ये A B C D ये चारों के चारों, ये देखिए यहां पर उन्होंने लिख दिए, ये चारों आप समझ लीजिए बेसिक है, ये इनकम टैक्स में भी है। एनी टीसीएम, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, वोकेशन मतलब पेशा, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इट इज फॉर पेक्यूनियरी बेनिफिट। तो इसीलिए एनजीओ भी अगर कोई सप्लाई करता है बहुत कम दाम में या उसका मोटिव नहीं है पैसे कमाना, उसके बावजूद उसके ऊपर जीएसटी लेता है। ये अलग बात है कि एनजीओ के कुछ एक्टिविटीज को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, इवन इफ कंसिडरेशन इज देयर। कंसिडरेशन ही नहीं है तो सप्लाई ही नहीं है। फिर एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू, तो मैं एसी बेचता हूं लेकिन मुझे एसी बेचने के कारण मुझे इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, सर्विस है, मुझे सर्विस देनी पड़ती है, सर्विस है, तो दैट इज इंसिडेंटल एक्टिविटी। चाहे उसमें वॉल्यूम हो, फ्रीक्वेंसी हो, कंटिन्यूटी हो, रेगुलेटरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बात करता हूं उसकी भी, जैसे टीडीआर, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स जो मैं दे रहा था, मेरा वन टाइम एक्टिविटी, कैन इट कंस्टिट्यूट ए बिजनेस?
इट माइट कंस्टिट्यूट ए बिजनेस, लेकिन वो तो अगेन आरसीएम में डाल ही दिया उन्होंने। फिर सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, ये सारे कवर कर लिए। फिर प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी सच बॉडी ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर्स। तो आप यहां समझ लीजिए म्यूचुअल बेनिफिट जो इनकम टैक्स में भी है। क्या मैं अपने आप से पैसा कमा सकता हूं? क्या मैं अपने आप को सप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं अपने आप को सर्विसेज सप्लाई कर सकता हूं? तो कहा कि अगर मैं अपने आप को भी सर्विसेज सप्लाई करता हूं, यानी कि एओपी टू मेंबर्स, उसको भी हम बिजनेस मानेंगे। तो ये तो बहुत सर्विस टैक्स के जमाने में भी था कि एओपी बना, क्लब बना, वो अपने ही मेंबर्स को बैंक्वेट हॉल किराए पे दे रहे हैं, इट वाज ट्रीटेड एज सर्विस और सर्विस टैक्स लगा था। सेम यहाँ पर उन्होंने बिजनेस के डेफिनेशन में भी लिख दिया। एडमिशन फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमाइसेस, यानी कि अगर आप रेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, रेंटल एक्टिविटी, देन इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस। इफ यू आर होल्डिंग एन ऑफिस, सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस, जैसे मैं डायरेक्टर के पोस्ट पे हूं, तो डायरेक्टर का पोस्ट पे होना बिजनेस नहीं है इन ए नॉर्मल सेंस, लेकिन इसीलिए हमने कहा था ए से लेकर डी को अलग कर दीजिए, बाकी जी में इसको बिजनेस मान लिया गया है। हम लोग क्लासेस में तो एक एक वर्ड का मतलब करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें आपको हम मान के चल रहे हैं कि आपको बहुत कुछ आता है। एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर और ए लाइसेंस टू बुक मेकर। ये टोटलाइजेटर क्या होता है? एक मशीन होती है जिसमें पैसे डाले जाते हैं, जैसे कैसीनो में होता है। तो एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ, इंक्लूसिव है, तो रेस क्लब में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, उसमें से एक एक्टिविटीज उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया है, टोटलाइजेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर। अगर अब ये मशीन वाली है तो ये वाला मशीन को ही हम लोग टोटलाइजेटर बोलते हैं, या मशीन नहीं है तो हमने बुक मेकर है, या एक्टिविटीज ऑफ ए लाइसेंस बुक मेकर इन ए सच क्लब and any activity or transaction undertaken by central government, state government, local authority in which they are engaged as public authority। तो ये कमर्शियल पर्पस के भी काम कर, रेलवे चला रहे कमर्शियल पर्पस के लिए, पोस्ट ऑफिस चला रहे कमर्शियल पर्पस के लिए, वो तो बिजनेस है ही नॉर्मल सेंस में, लेकिन वो सरकारी गतिविधियां भी करते हैं तो भी वो बिजनेस है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को, वैसे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है वो लकड़ी बेचने लगती है, तो एज ए पब्लिक अथॉरिटी बेच रही है, क्या उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? जैसे होम मिनिस्ट्री है, अपने पुराने सामान बेचती है, पुरानी गाड़ी बेचती है, तो बिजनेस तो है ही, गाड़ी बेचना बिजनेस है। लेकिन अगर वो बिजनेस है वो, और ऑब्वियसली टैक्सेबल पर्सन भी हो जाएंगे क्योंकि उनकी लिमिट 20 लाख से एक्सीड कर जाएगी या 10 लाख से एक्सीड कर जाएगी, क्या उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, लेना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे, पूरा लॉ पढ़ेंगे जीएसटी का, तो तमाम गवर्नमेंट की ये जो सरकारी संस्था है उनको आरसीएम में डाल दिया, तो इसलिए उनको लेना नहीं पड़ता। लेकिन अगर टीडीएस काटना है तो ऑब्वियसली उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। The literal meaning of the said phrase in the course of or in furtherance of or during the act of or in continuation of carrying out such an act in future. Thus, in the course of furtherance of business means either of the following: anything done in relation to business while carrying out business, or simply a revenue generating ordinary activity of that organization or concern. Now, considering the definition of business, the sale of goods or service, even as vocation, is a supply under GST, पेशा, हॉबी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं इवन फॉर पर्सनल पर्पस, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। सिमिलरली अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं फॉर पर्सनल पर्पस, तो जीएसटी में पढ़ रहे हैं तो उसमें इक्वेट करना पड़ेगा, पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्शन बना दिया। क्या बना दिया? जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो वो कस्टम्स एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और कस्टम्स एक्ट उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि बिजनेस के लिए इंपोर्ट करेंगे तभी हम इंपोर्ट ड्यूटी लगेंगे, आप पर्सनल पर्पस के लिए भी करेंगे तो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल पर्पस लायबल टू कस्टम ड्यूटी, सिमिलरली इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस लायबल टू जीएसटी। तो इन्होंने जो एक्सेप्शन बनाया, देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस रूल, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। Import of services for a consideration, even if not in the course or furtherance of business, are liable to GST. No GST on supply not in the course of furtherance of business. ये तो obviously है, business होना चाहिए, लेकिन exception है।
Hence, supplies made by an individual in his personal capacity do not come under the ambit of GST. तो अगर मैं घर का पुराना रद्दी बेचूंगा तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा क्योंकि बिजनेस नहीं है। मैं घर का पुरानी ज्वेलरी ज्वेलर के पास ले जाता हूँ और ज्वेलर उस पुरानी ज्वेलरी को खरीद लेता है, तो मैंने बेचा तो है 20 लाख रुपए से ज्यादा का बेचा, लेकिन वो बिजनेस के दौरान नहीं है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी निकाला दैट सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बाय एन इंडिविजुअल टू ए ज्वेलर विल नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एज द सेम कैन नॉट बी सेड टू बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए और आप हमारे जीएसटी की वीडियो क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट जरूर से विजिट कीजिए taxbykk.com। बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में हम लोग एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड डिस्कस करते हैं, तो जरूर से एक्सप्लोर कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।